फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आपने जो पीछे हमने लेसन्स किए थे, जो हमने टेंसेस किए थे, वो आप रिवाइज़ ज़रूर कर रहे होंगे। और छोटे छोटे सेंटेंसेस, अभी बहुत बड़े सेंटेंसेस में मत जाइए क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी। छोटे छोटे सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में लिखिए और उनको पढ़िए। और अगर आपके पास कोई बुक है उसके साथ आप टैली करते जाएं या मेरे को कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वो होता है जो पीछे चल रहा है, पिछले समय से चल रहा है और अभी तक पूरा नहीं हुआ, अभी चल रहा है, इसलिए इसको साथ में कॉन्टिन्यूस कहा जाता है। कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ, जैसे वह 2 घंटे से ये काम कर रहा है। तो इसमें समय ज़रूर बताया होता है जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। और इसमें कोई ज़्यादा देखने में लगता है जैसे बहुत मुश्किल है, परंतु थोड़ा सा समझ जाइए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो इसमें अब मैंने आपको अभी वाक्य बोला, वह 2 घंटे से काम कर रहा है। इट मीन्स इसमें क्या लगता है, वह क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। वह 2 घंटे से काम कर रहा है, तो क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे और फिर टाइम लगाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है, देखने में आपको ऐसे लग रहा होगा, परंतु जब हम कुछ सेंटेंसेस करेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे। अब जैसे वह 2 घंटे से काम कर रहा है, तो इसका क्या बनेगा, यहाँ पर वह सब्जेक्ट है, ही के बाद क्या लगाएंगे, हैज़ बीन। ये तो आपको मैंने बताया ही है कि हैज़ बीन कहाँ लगना है, हैज़ कहाँ लगना है, हैव कहाँ लगना है, वहीं हैज़ बीन और हैव बीन लगना है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स के साथ हैव बीन लगेगा। ही, शी, इट और सिंगुलर्स के साथ या किसी नाउन के साथ हैज़ बीन लगेगा। ही हैज़ बीन प्लस वर्ब, वह 2 घंटे से काम कर रहा है। डूइंग, ये डू है वर्ब और इसके साथ वर्ब प्लस आईएनजी, डूइंग लगेगा। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। डूइंग दिस द वर्क, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा दिया ना, क्या कर रहा है, द वर्क प्लस टाइम फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। आवर्स, इसको हावर्स नहीं बोलते, मैंने आपको पहले ही बोला था ना, फेनेटिक्स जो होते हैं, जो प्रोनंसिएशन होती है इंग्लिश में, उसमें ये जो एच है ये साइलेंट है, तो इसको हम आवर्स पढ़ते हैं। हालांकि जब हॉर्स बोलते हैं तो एच ह की ध्वनि आती है, परंतु आवर्स घंटा, तो वहाँ पर एच साइलेंट है, आवर्स पढ़ेंगे। तो ये फोनेटिक्स में आता है, मैंने आपको बताया था। तो ये तो आप साथ साथ सीखेंगे, अभी जैसे हैं शब्द वैसे ही आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप पूरे फोनेटिक्स में जाएंगे तो आपको बहुत लंबा समय लगेगा। अच्छा होगा कि आप साथ साथ सीख लें, जिससे आपका समय भी बचेगा। तो ही हैज़ बीन डूइंग द वर्क फॉर 2 आवर्स। अब इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से अगर हम आई के साथ लगाते हैं, आई हैव, आई के साथ क्या लगेगा, हैव बीन। I have been waiting for you
since morning. Since morning. मैं आपकी सुबह से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब यहाँ पर फॉर लगा और यहाँ पर सिंस लगा। वैसे बाकी वाक्य वैसे ही था। आई के साथ हैव बीन, ये वर्ब है, वर्ब के साथ आईएनजी लगाया। सिंस या फॉर कैसे लगाना है वो मैं अभी बता देती हूँ। फॉर यू वेटिंग, यहाँ पर ये वो वाला फॉर नहीं है, यहाँ पर क्या है, आपका इंतज़ार। तो ये वाला फॉर कहाँ है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मतलब आपका इंतज़ार। यहाँ फॉर जो है समय के लिए नहीं है। फॉर यू सिंस मॉर्निंग, समय के लिए सिंस प्रयोग किया है। ये वाला फॉर जो है ये दूसरे संदर्भ में प्रयोग किया गया है, ठीक है, आपके लिए, ठीक है। तो इसी तरह से आप ये नहीं सोचें कि ये यहाँ पर फॉर और सिंस दोनों यूज़ हो गए। ये दोनों एक पर्पस के लिए यूज़ नहीं हुए हैं, इनका पर्पस अलग अलग है, ठीक है। जैसे एक और सेंटेंस करते हैं, शी हैज़ बीन रीडिंग the book for 2 hours, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो फॉर है ये समय के साथ है, ये सिंस जो है ये समय के साथ लगाया है। बाकी जो फॉर लगता है वो दूसरे संदर्भ में लगता है उसके लिए, ठीक है। अब फॉर कहाँ लगता है और सिंस कहाँ लगता है। फॉर जो है ये जब कोई ज़्यादा समय जो इनडेफिनेट टाइम बताया जाता है, या जिस तरह से आप ये समझ लें, आपको सिंपल भाषा में बोलें कि फॉर 2 आवर्स, जैसे गिनती में हम शब्द बोलते हैं 2 घंटे 4 घंटे, ज़्यादातर जो टाइम जो नंबर बताया जाता है कि इतने घंटे से ये काम कर रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादातर फॉर का प्रयोग होता है, ठीक है। और सिंस सिंस का प्रयोग कहाँ होता है। सिंस का प्रयोग किसी महीने के लिए, सिंस जुलाई, किसी हफ्ते के दिन के लिए सिंस मंडे, और किसी ईयर के लिए सिंस 2001, ठीक है। और जब पूरा टाइम बताया जाता है सिंस 5 o'clock, जब इस तरह से पूरा टाइम बताया जाता है तब सिंस 5 o'clock कह सकते हैं। अदरवाइज़ घंटे बताए जाएंगे तो आवर्स बताए जाएंगे, या दिन फॉर डेज बताए जाएंगे कि इतने दिन इतने घंटे, तब ज़्यादातर जो है फॉर का प्रयोग होगा। और सिंस का प्रयोग आप, ये बड़ी सिंपल भाषा में आपको बता रही हूँ कि इस तरह से डेफिनेट टाइम और इनडेफिनेट टाइम है, जो मतलब डेफिनेटली जब ये सिंस मंडे, सिंस जुलाई, ठीक है, सिंस 2001, तो ज़्यादातर इस तरह से प्रयोग किया जाता है। अब आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। इसी तरह से सिंस मॉर्निंग यहाँ लिख सकते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, समय जो बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं, आफ्टरनून, ठीक है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से और वाक्य बन जाएंगे। अब राम के लिए अगर बनाना है, नाउन लिख दिया राम, राम के साथ क्या लगेगा, हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इसी तरह दे लगाना है यहाँ पर हमने। जब सब्जेक्ट बदलेगा तो साथ में बीन वैसे ही रहेगा, बीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे के साथ क्या लगेगा,
हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। ठीक है। अब कोई भी आगे जब सब्जेक्ट बदल रहा है तो ये हैज़ और हैव बदल रहा है और कोई चेंज नहीं आ रही। बाकी सेंटेंस वैसे ही जा रहा है, बीन वैसे ही दोनों में रहेगा और वर्ब के साथ आईएनजी और फॉर और सिंस ये 2 चीज़ें बदलेंगी समय के अनुसार। बाकी सेंटेंस जैसे अब आप बोलेंगे कि इसमें आपको प्रॉब्लम ज़्यादा क्या आती है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप इंग्लिश की वोकेबलरी आपकी नहीं होती, कि वोकेबलरी की हाँ आपको पता होना चाहिए इंतज़ार करने का मतलब क्या इंग्लिश होती है, वेट। ठीक है। इसके लिए ये छोटे छोटे शब्द आपको लर्न करने होंगे कि जिससे कि आप पूरा सेंटेंस बोल सकें। इसके लिए एक अच्छा तरीका ये भी है कि आप जो छोटे बच्चों की बुक्स होती हैं, पहले जितना आपको लगता है आपका लेवल है वैसे कोई बुक ले लें। जैसे अगर आपको कम इंग्लिश आती है तो 3rd 4th क्लास का 5th क्लास के बच्चे की कोई बुक लेकर उसको पढ़ने की कोशिश करें और देखें कि कैसे ये सेंटेंसेस यूज़ हुए हैं वहाँ पर। और इसी तरह से जब आपका स्टैंडर्ड, आपका लेवल कुछ हाई हो जाएगा तो आप 6th 8th की बुक्स देख सकते हैं। उससे हाई है तो 10th की देखें, फिर 12th की देखें, कॉलेज की बुक्स देखें। धीरे धीरे आपको जो है वो समझ आने लगेगा। इसके अलावा न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स ये भी पढ़ते रहें जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम नॉट वाले वाक्य करते हैं। राम आपका इंतज़ार नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर नॉट कहाँ लगेगा? हैज़ और बीन के बीच में। राम हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। और इसी तरह वे 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहे हैं। दे हैव नॉट, हैव और बीन के बीच में नॉट लगता है। इसको आगे पीछे कहीं नहीं लगाना, सिर्फ हैव और बीन के बीच में। यहाँ हैज़ और बीन के बीच में आपने नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट लगाना है। और भी कोई सेंटेंस आप ले लें सिंपल, उसको भी आप वैसे ही नॉट को यूज़ करेंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे? ये हैव जो है सब्जेक्ट के बाहर आ जाएगा। हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 10 minutes क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब ये दे हैव है, राम हैज़ है और यहाँ पर सीधा होता तो यू हैव होना था और यहाँ पर हैव बाहर आ गया सब्जेक्ट हैव के बाद, और बीन जो है ये सब्जेक्ट के बाद। हैव यू बीन, हैव बीन यू नहीं होगा। ठीक है। और ना यू हैव बीन इस तरह से नहीं होगा। कैसे होगा? पहले हम क्या बाहर निकालेंगे क्वेश्चन में? हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 10 minutes। ठीक है। क्या आप 10 मिनट से खेल रहे हैं? इसी तरह से ये कौन सा वाक्य है? ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हैज़ ही बीन singing for 20 minutes? क्या वो 20 मिनट से गाना गा रहा है? हैज़ जो है बाहर सब्जेक्ट से पहले और बीन सब्जेक्ट के बाद, और फिर वैसे ही सिंगिंग वर्ब और आईएनजी। फिर फॉर क्यों लगाया? मैंने आपको बताया जो गिनती होती है, गिनती का समय है 2 घंटे, 4 घंटे, 20 मिनट, 10 मिनट, जो भी इस तरह से समय होता है उसके साथ फॉर लगेगा, फॉर 20 मिनट्स। ठीक है। अब एक और फिर मैंने उस दिन भी आपको बताया था, थोड़ा फोनेटिक्स का भी साथ साथ बताती जा रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस सेंटेंस में ही आप देख लें बीन,
ई का हमने कितना बड़ी ई की तरह बोला है। और मिनट्स, मिनट्स यहाँ मिनटीज नहीं है, मिनट्स यहाँ पर ई साइलेंट है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन करेंगे क्यों है, ये मैंने आपको बताया, इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रोनाउंसिएशन। आप डिक्शनरी में फोनेटिक्स देखें, और ये इसमें खुद भी देखिए, इसमें मेहनत दोनों तरफ से होगी तभी हम कुछ सीख सकेंगे। अगर हम एक ही तरफ से जो है वो मैं बोलती जाऊंगी तो आप अगर कोशिश नहीं करेंगे तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर टी ई साइलेंट है और यहाँ पर बड़ी ई की तरह है, तो ये फोनेटिक्स के कारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, अब यहाँ है, हैव में बिल्कुल साइलेंट है। मिनट्स, मिनट्स में भी ये हैवी नहीं बोलते इसको। ठीक है, इसको हैव बोलेंगे, इसको मिनट्स मिनटीज नहीं बोलेंगे, पर इसको बीन बोलेंगे, ही बोलेंगे, ही बोलेंगे। ठीक है, ये बड़ी ई की तरह है, और कहीं जो ई है वो साइलेंट है। रीडिंग, यहाँ पर ए साइलेंट हो गया, सारी जो रीडिंग में ई की आवाज़ ज़्यादा आ रही है और ए जो है लगभग साइलेंट है। अब ये रीडिंग नहीं है। अगर आप सीधी, अगर आप सोचें कि अगर इसको वैसे पढ़ना है, क्योंकि जो लैंग्वेज होती है उसके कुछ रूल्स हमें वैसे ही एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ आपका नाम रोहित है, किसी का नाम रोहित है, तो मैं उसको क्वेश्चन करती रहूँ आपका नाम रोहित क्यों है, आपका नाम सुमित क्यों नहीं है, आपका नाम अमित क्यों नहीं है, आपका नाम ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, जो है ठीक है वो वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ उसके नाम हज़ार तरह से कुछ भी रख सकते थे, परंतु रखना एक नाम है। परंतु ये वर्ड्स जो, इसी तरह से वर्ड्स जो हैं, इनकी हर एक की अपना अपना बोलने का ढंग है, तो उसको आपने वैसे ही लर्न करना है, तो आपके लिए इजी रहेगा। और जब आप अच्छी तरह इंग्लिश सीख जाएंगे तो ज़रूर हम उनको फोनेटिक्स को और ज़्यादा हम आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप भी कोशिश करना, डिक्शनरी हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें, जिससे आपको फोनेटिक्स की नॉलेज मिलती रहे। अब हम अभी क्वेश्चन वाले वाक्य कर रहे थे, साथ में ये फोनेटिक्स का भी हो गया। और कोई क्वेश्चन जैसे हैज़ द गार्डनर बीन वाटरिंग द प्लांट्स, थोड़ा लंबा हो जाएगा ये, वाटरिंग द प्लांट्स फॉर, ये थोड़ा लंबा हो गया, चलो कोई बात नहीं, ये भी आपने करना ही है, कोशिश करो, कोई मुश्किल नहीं होगा, थोड़ा सा ये भी कोशिश करें। फॉर 10 मिनट्स, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, तो पीछे क्वेश्चन मार्क लगेगा। हैज़, अब यहाँ पर द गार्डनर, ठीक है, नाउन लगा दिया हमने, हैज़ द गार्डनर, यहाँ बीन इसके बाद लगेगा। ठीक है, हैज़ गार्डनर नहीं लगेगा, हैज़ द गार्डनर बीन वाटरिंग, वाटरिंग क्या होता है, वाटर क्या होता है, वैसे नाउन है पानी, परंतु जब पानी देना तो हम उसे एज अ वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ वाटरिंग द प्लांट्स। ठीक है, तो एज अ वर्ब यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर वाटरिंग द प्लांट्स, प्लांट्स ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, फॉर 10 मिनट्स। अगर आपको अभी ये लंबा लगता है तो आप अभी इसको छोड़कर फिर बाद में कर सकते हैं, अभी छोटे छोटे जो हैं वो कर लें, परंतु इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है। इसी तरह से अगर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हो तो हैज़न्ट ही बीन, ये होता है क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन। हैज़न्ट ही बीन सिंगिंग फॉर, क्या वो 10-20 मिनट से गाना नहीं गा रहा है, ये पहले था क्या वो गा रहा है। अब नॉट कहाँ लगाना है, हैज़ नॉट ही बीन, इसको हम छोटा करके इस तरह से हैज़न्ट बोलते हैं, हैज़न्ट ही बीन सिंगिंग फॉर 20 मिनट्स। ठीक है,
इसी तरह से गार्डनर का है, इसको भी अगर आपने नेगेटिव क्वेश्चन करना है तो हैजंट द गार्डनर बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। और इसी तरह कोई हैव के साथ बनाते हैं, हैवंट यू बीन वेटिंग here for 2 hours, haven't have you been था तो not have not लगाना है, तो इसको ज़्यादातर haven't बोलते हैं। haven't you ये सब्जेक्ट लग गया, फिर been लगेगा, waiting वर्ब के साथ ing, here का मतलब यहाँ, क्या आप यहाँ पर 2 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रहे हैं? वेटिंग हेयर फॉर 2 hours, 2 के साथ ये गिनती का है इसलिए यहाँ पर फॉर लगाया। और हेयर के भी बहुत स्पेलिंग्स याद करने हैं आप लोगों ने, क्योंकि ज़्यादातर जो है हेयर के स्पेलिंग्स जो हैं गलत लिखते हैं। हेयर कई तरह के, उनके कई मतलब होते हैं। तो जैसे हेयर का मतलब है यहाँ, और देयर का मतलब है वहाँ, ठीक है। हेयर के भी और कई मतलब होते हैं, जैसे HAIR हेयर बाल होते हैं, ठीक है। HARE हेयर खरगोश होता है। तो आपने स्पेलिंग्स का खास ध्यान रखना है। देयर का मतलब यहाँ वहाँ है, देयर THEIR, देयर का मतलब उनका या उन्हें, ठीक है। तो इट इज़ देयर बुक या उनकी किताब है, ठीक है। उन्हें के साथ ज़्यादा नहीं प्रयोग होगा, देयर उनका, ठीक है। तो आपको ये स्पेलिंग्स का खूब ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने देखा है कि बड़ी क्लासेस में भी कई बार यहाँ पर गलत स्पेलिंग्स लिख देते हैं। तो ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। और भी कोई अगर आप सेंटेंस चाहें, ये हैज़, अगर मान लीजिए आपने किसी का नाम लिखना है, तब आप नॉट जो है फिर नाम के साथ भी लगा सकते हैं, हैज़न्ट राम बीन इस तरह से भी लिख सकते हैं, या हैज़ राम नॉट बीन भी लिख सकते हैं, हैज़ राम नॉट बीन। पर नॉट को बीन के बाद नहीं कभी लगाना, ठीक है। या तो यहाँ पर ज़्यादातर लगता है, परंतु कभी अगर आप नाउन के साथ इसके पीछे भी लिख सकते हैं, हैज़ राम नॉट बीन लिविंग हेयर सिंस 2020 क्वेश्चन मार्क। क्या राम यहाँ 2020 से यहाँ नहीं रह रहा है? हैज़ राम नॉट बीन या हैज़न्ट राम बीन, वैसे जैसे मैंने पहले बताया वैसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये आपके जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के कुछ वाक्य हो गए। अब हम थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं और बोलकर देखते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कुछ वाक्य बोलेंगे। आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2020, यू हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2020, he has been playing the match for 2 hours, she has been singing for 20 minutes, they have been taking dinner for
20 minutes. Have you been, कुछ भी आप बोल सकते हैं. Have you been living here since 2001? Have they been studying for 20 minutes? Haven't you been living here since 2020? Haven't they been studying for 20 minutes? अब ये पहले आप धीरे धीरे बोलेंगे. जब आप धीरे धीरे बोलेंगे तब फिर उसके बाद आप जल्दी से भी बोलना सीख जाएंगे. परंतु पहले, इससे पहले कि आप इनको बोलें, आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि आप ग्रामर अच्छी तरह से जानते हैं, तभी आप उनको जल्दी से बोल सकेंगे. पहले ग्रामेटिकली ठीक होने चाहिए, फिर आप धीरे धीरे आपकी अपने आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश बोलने की जो स्पीड है वो अच्छी हो जाएगी. तो ये थे कुछ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस. थोड़ा सा फास्ट भी बोल के हम देख सकते हैं. कोई भी सेंटेंस हो, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताने के लिए कुछ फास्ट बोलती हूँ कुछ सेंटेंसेस, और देखना कि आप समझ पाते हैं या नहीं. और ये जो मैं बोलूँगी ये मैं सभी टेंसेस जो आज तक हमने पढ़े हैं, कौन कौन से, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सभी टेंसेस के मिक्स करके कुछ भी बोलूँगी. एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ आई एम स्पीकिंग. Okay, now I get up at 5 a.m. in the morning and I go for a walk, and then I take my breakfast. And now I have been living in this house for 2 years. And have you done your work? No, I think you have not done your work till now. So you must do your work. You have to do your work. You don't have to shirk your work. So I think you are understanding me. You must understand me because you are trying. Now keep trying and then you will understand me. Okay. So now today what did we do? We did our present perfect continuous tense, and there were some sentences. We did assertive sentences, negative sentences, and interrogative and interrogative negative sentences. I think you have understood, and you will work hard and you will try to make sentences. Okay, goodbye, and try your best to read and write and speak English. Thank you. Stay blessed.